हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एजुविदान क्लासेस में। आज का लेक्चर क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। इसका लेक्चर नंबर फोर्थ है। इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज के लेक्चर में हम चिन्ह परिपाटी जानेंगे। चिन्ह परिपाटी में का ये रोल होता है आप लोगों को कि ये बोर्ड के एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आते हैं, आप लोग उसमें क्वेश्चन में यफ कब माइनस होता है कब प्लस होता है, यू कब माइनस होता है कब प्लस होता है, उसमें जब आप लोग आंसर निकालते हैं या फिर वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी या फिर फोकस दूरी निकालते हैं तो उसमें कब प्लस चाहिए कब माइनस, और उत्तल दर्पण में कब यफ प्लस रहता है कब माइनस, या यू वी, ये सब चीज़ें लेके आप लोग गलत कर देते हैं, जिसकी वजह से 1 नंबर 2 नंबर चले जाते हैं। तो ये चिन्ह परिपाटी बहुत ज़्यादा जरूरी है जानने के लिए इस चैप्टर में। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं, ये जान लेते हैं। और आप लोग से बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग अपवर्तन भी जानेंगे, ठीक है। इसी तरह ढेर सारे लेक्चर जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। और आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि ऊपर की जो दूरियां होती है वो प्लस में होती है, जो नीचे की दूरियां होती है वो माइनस में होती है, जो बाईं तरफ होती है वो प्लस में होती है, जो दाईं तरफ होती है वो माइनस में होती है। तो यही आप लोग को ये दिखाया गया है, कब प्लस है कब माइनस है, ठीक है। ये आप लोग के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह इस पे भी यही काम करता है। ये अवतल दर्पण है, ठीक है। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। ये दोनों दर्पण हैं। अब आइए देख लेते हैं अवास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है। ये अवतल दर्पण में कब बनता है वास्तविक तथा उल्टा। आप लोगों ने पहले लेक्चर में देखा होगा, अगर नहीं देखा है पुराने लेक्चर में तो तीसरे लेक्चर में ये समझाया गया है, ठीक है। प्रतिबिंब कब कैसे कहाँ बनता है अवतल दर्पण में। तो ऐसा है कि यफ जो फोकस दूरी है यहाँ इसके इसके पहले आप वस्तु को कहीं भी रखिए, वो हमेशा वास्तविक तथा उल्टा ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसमें अवतल समझ लिए, ये अवतल दर्पण में पूछा गया है, ठीक है। अवतल दर्पण में पूछा गया है कि कब यफ क्या रहेगा, यू कब रहेगा, वी आई ओ एम, एम आवर्धन होता है, ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वस्तु की लंबाई, हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की लंबाई, ये दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, ये फोकस दूरी होता है। ये चीज़ें हैं, ये इसका मतलब सैंपल दिया है कि इन सब का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आइए, वस्तु जब मुख्य फोकस पे और या फिर मुख्य फोकस से पहले हो तभी वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। हमेशा जब वस्तु उससे पहले रखी हो तभी ये बनता है, ठीक है, उससे पहले नहीं बन सकता है। तो यफ क्या है, यफ हमेशा इधर रखा है तो ये हमेशा इधर रहेगा। आप किसी में भी यफ ऐसा नहीं, मतलब कि अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण इसमें ही सिर्फ ये प्लस होता है, इसमें भी माइनस होगा आभासी सीधा में। चलिए देखते हैं, वो आगे की बात है, वो कैसे देखेंगे। इसमें फिलहाल ये समझिए यफ क्या है, वो माइनस में, क्योंकि यफ इधर है तो ये माइनस में। और यू क्या हो जाएगा, यू तो वस्तु की दूरी है, और वस्तु हमेशा सब में कहीं भी रखिए वस्तु हमेशा दाएं तरफ रखेंगे, मतलब वस्तु हमेशा कहाँ रखेंगे, दाएं तरफ रखेंगे, ठीक है। वस्तु हमेशा इधर दाएं तरफ रखेंगे, दाएं तरफ मतलब सॉरी इधर दाएं तरफ इधर रखेंगे, हमेशा इधर रखेंगे वस्तु को। तो ये हमेशा माइनस होगा, क्योंकि इधर हमेशा माइनस होता है। और वी क्या है, वी तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी है। तो ये वास्तविक तथा उल्टा के लिए है, तो वास्तविक तथा उल्टा के लिए हमेशा v इधर रहता है, ठीक है। v इधर नहीं रहेगा, हमेशा समझ लिए v यहाँ बनेगा, v यहाँ बनेगा, ये भी माइनस में होगा, ठीक है। और हमेशा नीचे रहेगा, वो तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा ना। तो हाइट ऑफ इमेज आई क्या है, ये है वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई है, हाइट ऑफ इमेज। तो हमेशा ये नीचे की तरफ होता है, ये भी माइनस होगा। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, वो वस्तु प्रतिबिंब जो है उसकी ऊंचाई है, तो ऊंचाई हमेशा ऊपर की तरफ रहती है, ऊपर की तरफ प्लस होता है, तो ये प्लस हो जाएगा। और ये माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। आवर्धन पढ़ेंगे एफ आई अपॉन ओ, ठीक है। ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा। अब आभासी तथा सीधा देखिए, आभासी तथा सीधा क्या है। तो आभासी तथा सीधा, इसमें भी एक चीज है कि अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब जरूर बनता है जो आभासी सीधा होता है। आभासी सीधा जब वस्तु को इसके फोकस के आगे रख दिया जाता है, और फोकस तक जब तक वस्तु को रखा जाता है वो वास्तविक तथा उल्टा बनता है। लेकिन जब फोकस से आगे वस्तु को रख दिया जाता है, फोकस और ध्रुव के बीच में रख दिया जाता है,
तो वो हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, वो आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे आभासी तथा सीधा बनेगा वो हमेशा। तो इसमें इस चीज़ के लेकर पूछा है। ठीक है, इस अवतल दर्पण को लेकर पूछा है, इस आभासी तथा सीधा, ये आभासी सीधा। ठीक है, ये अवतल दर्पण में एक प्रतिबिंब बनता है, इधर रहता है, जो फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है। तो आइए जान लेते हैं उसके लिए क्या होगा चिन्ह परिपाटी। फोकस तो पहले ही माइनस कर लीजिए, फोकस इधर रहता है। यू 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 भी माइनस कर लीजिए क्योंकि हमेशा दाईं तरफ रखा जाता है वस्तु। और वी प्लस कर लीजिए क्योंकि प्रतिबिंब इस साइड बनता है, इस साइड, इस दर्पण की इधर, तो इधर जो है प्लस होता है। और हाइट ऑफ इमेज ये ऊपर की तरफ बनेगा, ये भी प्लस होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी प्लस होगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट भले से वस्तु इधर रखाई लेकिन उसकी ऊंचाई इधर ऊपर की तरफ होती है, वो प्लस हो जाएगी। ये प्लस प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस 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 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये आभासी तथा सीधे के लिए है क्योंकि फोकस हमेशा इधर रहता है, यू हमेशा इधर रहता है, वी इधर चला जाएगा आभासी में, और हाइट ऑफ इमेज ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये इधर वस्तु की जो दूरी होती है उधर है। ठीक है, आवर्धन प्लस हो जाएगा, यम है। अब आइए तीसरा नियम, तीसरे के बारे में जान लेते हैं। तीसरा क्या है, और उत्तल दर्पण के लिए आभासी तथा सीधे में। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए जान लेते हैं। तो उत्तल दर्पण क्या है इसमें जान लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में ऐसा है, तो इसमें फोकस क्या है पहले ही दिख रहा है आपको, इधर फोकस है, इसमें फोकस प्लस हो जाएगा। यू क्या है, हमेशा यू सब में माइनस रहेगा, किसी में आंख मूंद के मार दिए यू माइनस होता है। वी क्या होगा, वी हमेशा किधर बनेगा, इधर बनेगा, वस्तु प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेगा, इधर बनेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज वस्तु की जो वस्तु का जो ऊंचाई हो, मतलब प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी वो प्लस में होगी क्योंकि इधर ही होगी प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ये भी प्लस हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी प्लस होगा क्योंकि इधर वस्तु रखी हुई लेकिन उसकी ऊंचाई ऊपर की तरफ होती है हमेशा, और आवर्धन प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस। इसमें सिर्फ एक माइनस, इसमें दो माइनस, इसमें चार माइनस, मतलब एक, इसमें सिर्फ प्लस। ठीक है, ऐसे था चिन्ह परिपाटी। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। यह अवास्तविक तथा उल्टा क्या होता है, आभासी सीधा सिर्फ इसके लिए एक बार यूज होता है, और आभासी तथा सीधा और उत्तल दर्पण के लिए होता है। फिलहाल इस चिन्ह परिपाटी में बस इतना ही था। कब प्लस होता है कब माइनस, आपके दिमाग में ये हमेशा रहना चाहिए। ये हमेशा रहनी चाहिए कि जो वास्तविक तथा उल्टा है, जो दूरी है या फिर कुछ है, उत्तल दर्पण या फिर अवतल दर्पण में क्वेश्चन पूछे, और क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि अवतल दर्पण में ये है, उत्तल दर्पण में ये है, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण बोल के पूछेगा। आप लोग को आगे हम लोग न्यूमेरिकल भी कराएंगे। ठीक है, और ये चीज़ चिन्ह परिपाटी जो पीछे पढ़ाएं चीज़ें, उससे लेके डिनोट्स करके आप लोग को अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, बस लेक्चर में बने रहिए। अब आइए जान लेते हैं, इसमें कुछ 3 नियम है। 3 नियम क्या क्या है, तो 3 नियम आइए इसी में समझ लेते हैं, तीनों नियम। तो 3 नियम है। दर्पण में समस्त दूरियां, जो दर्पण में समस्त दूरियां होती है वो ध्रुव से नापी जाती है। ये 3 पॉइंट नियम लिख सकते हैं, 3 पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, दर्पण में समस्त दूरियां, जो सारी दूरियां होती है ना, वो हमेशा ध्रुव से नापी जाती है। जो पोल होता है, जिसे इंग्लिश में पोल कहा जाता है, इसे हिंदी में ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, इससे समस्त दूरियां नापी जाती है, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे दाईं तरफ हो, चाहे बाईं तरफ हो। समस्त दूरियां हमेशा इसके पोल से ही नापी जाती है, ध्रुव से ही नापी जाती है। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम क्या कहता है कि दूसरा नियम दर्पण के, ठीक है, दूसरा नियम है, दर्पण जो है उसकी दाईं तरफ, दाईं ये होता है, दाईं तरफ माइनस होता है तथा बाईं तरफ प्लस होता है। दाईं तरफ तथा बाईं तरफ की नाप, दाईं तरफ माइनस होता है, बाईं तरफ प्लस होता है कि दूरियां नापी गई होती है। ठीक है, मतलब दूरियां नापी जाती हैं, दाईं तरफ की माइनस में नापी जाती है और बाईं तरफ की प्लस में दूरियां नापी जाती हैं। ये चीज़ें दूसरा नियम था। आइए अब तीसरा नियम जान लेते हैं। तीसरा नियम क्या है, तो तीसरा नियम इसमें यह है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ प्लस तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ नापी गई दूरियां, ऊपर की तरफ प्लस में होता है, नीचे की तरफ माइनस में दूरियां नापी जाती हैं। ऐसा है, ठीक है, कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ प्लस तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की तरफ नापी गई दूरियां, मतलब नापी जाती हैं दूरियां, बार बार नापी गई दूरियां याद आ जा रहा है। ठीक है, एक बार और सुन लीजिए तीनों नियम। पहला नियम,
दर्पण में समस्त दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, पहला नियम था। दूसरा नियम, दर्पण के दाईं तरफ माइनस तथा बाईं तरफ प्लस दूरियां नापी जाती हैं, और मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर प्लस तथा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे माइनस दूरियां नापी जाती हैं। ये चीज़ें, इन सबके तीनों नियम थे। और फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक जान लेते हैं, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो इसमें जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें लिखिए, साफ साफ लिखा है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है वो तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो एक माध्यम से दूसरी माध्यम में आ रही है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यानी वो जैसे सीधी आ रही तो सीधी नहीं जाएगी, वो अपने मार्ग से झुक जाएगी या फिर ऊपर चली जाएगी। तो इसमें देखिए ये अपवर्तन है, ये परावर्तन नहीं है। इसमें देखिए एक आपतित किरण होती है जो अभिलंब से डाली जाती है। ठीक है, ये परावर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि देखिए जिस माध्यम से प्रकाश किरण आ रही है वो विरल माध्यम है, जिस माध्यम में जा रही है प्रकाश की किरण सघन माध्यम है। विरल माध्यम और सघन माध्यम का फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है कि विरल माध्यम में जो किसी भी चीज़ की धूल या फिर कण जो होते हैं वो पास पास नहीं होते हैं, वो दूर दूर फैले होते हैं, लेकिन सघन माध्यम में पास पास होते हैं। वो इसलिए उसमें सघन माध्यम में प्रकाश किरण सही से जा नहीं पाती, मतलब सही से गमन नहीं कर पाती है। गमन का मतलब ये थी वो चल नहीं पाती है। उसमें विरल माध्यम, वो जिस माध्यम में आती है वो विरल माध्यम है, तो वो उसमें जो कण होते हैं वो दूर दूर होते हैं, उसमें प्रकाश किरण सीधी चलती है। और विरल माध्यम में पहुंचते ही वो कण से टकराते वो नीचे की ओर झुक जाती हैं। तो इसमें इसीलिए दो चीज़ें हैं, दो नोट डाउन आप लोग कर लेना चाहिए कि जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है कि वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, जो अभिलंब है उसकी ओर झुक जाती है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो जो अभिलंब होता है उससे दूर हट जाती है। तो ये चीज़ें हैं इसमें। और फिर देख लीजिए ये इसके प्रकाश का अपवर्तन, उसका डिफिनीशन है, ये क्या है, और ये इसके फिगर है। ठीक है, आइए अब इसी पे इसके नियम जान लेते हैं, इसके नियम क्या कहते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अब प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में जान लेते हैं, ये क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन में दो नियम है। ठीक है, परावर्तन की तरह ही है, मतलब कि ये है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई प्रकाश किरण, जिसमें आप लोग अभी कुछ समय पहले ही सीखा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रकाश किरण जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यही चीज़ है। तो इसमें देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर तथा एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही बिंदु पे, ये एक ही बिंदु है और एक ही तल है। ठीक है, इसी में तल में होते हैं, ये होते हैं। दूसरा नियम, आपतन कोण की ज्या। ठीक है, आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, जिसे साइन आई अपॉन साइन आर कहा जाता है। ये आई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। ठीक है, आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह, इसे आपतन कोण कहा जाता है। अभिलंब तथा अपवर्तित किरण के बीच कोण को आपतन कोण कहा जाता है, और अपवर्तित तथा अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है। इस तरह आप लोग इसकी डिफिनीशन लिख सकते हैं। क्या डिफिनीशन लिख सकते हैं? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहा जाता है, और अपवर्तित तथा अभिलंब के बीच के कोण को अपवर्तन कोण कहा जाता है, जिसे आपतित कोण को I से दर्शाया जाता है और अपवर्तन कोण को R से दर्शाया जाता है। ये चीज़ है, जिसे ये देखिए देख सकते हैं साइन I अपॉन साइन R है, जिसे एक नियतांक कहा जाता है, और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यही चीज़ है स्नेल का नियम। ठीक है, स्नेल का नियम कोई पूछे तो वो कुछ स्पेशल चीज़ नहीं होती है, साइन I अपॉन साइन R होता है कि आपतन कोण की जगह तथा अपवर्तन कोण की जगह का अनुपात एक नियतांक होता है। यही स्नेल का नियम भी है। ठीक है, कोई और चीज़ नहीं है। और ये जो यन है ये नियतांक होता है। इसमें जो यन है, ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। यन इज इक्वल टू, यहाँ ये हो जाएगा, या ये इसको इरेज कर दीजिए, यन इज इक्वल टू। ठीक है, और जो इसमें जो ये यन है, ये जो यन है यही नियतांक होता है। ठीक है, ये जो यन है इससे ही नियतांक कहा जाता है। ठीक है, और
इसमें माध्यम जैसे कि जिसमें विरल माध्यम के सापेक्ष, इसमें जो ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। आइए अपवर्तनांक जान लेते हैं, ठीक है, जिसके सापेक्ष जिसमें लिखा जाता है कि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग अपवर्तनांक, रिफ्लेक्ट ऑफ इंडेक्स जानेंगे, अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। आइए वो भी जान लेते हैं। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपवर्तनांक है। ये थोड़ा वीक दिखाई दे रहा होगा, मतलब इतना डार्क नहीं दिखा रहेगा, लेकिन मैं पढ़ दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब इतना लिख ही दिए हैं। तो इसका है मतलब कि अपवर्तनांक जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से, ठीक है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेती है, ठीक है, दिशा में परिवर्तन कर लेती है, मतलब इधर से इधर जाएगी तो परिवर्तन हो जाएगा, चाहे वो अवलंब की ओर झुकेगी, चाहे अवलंब की ओर से दूर जाएगी। विरल माध्यम होगा तो वो अवलंब की ओर से दूर जाएगी, अगर सघन माध्यम होगा तो अवलंब की ओर झुक जाएगी। अब आइए आगे देखते हैं। किन्हीं दिए हुए माध्यम के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि इसमें हम लोग जानेंगे अपवर्तनांक, जैसे कि व्युत्पन्न होता है, जैसे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक तथा दूसरे माध्यम, जैसे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। माध्यम का अपवर्तनांक व्युत्क्रम होता है। ये आइए मतलब देख लेते हैं कैसे। ये पहला है चित्र, ये दूसरा चित्र। चित्र पहले माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक, ठीक है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है। इसे पहला मान लिया गया है। और चित्र दूसरे माध्यम दूसरा माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक 2n साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है। ये गलत है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। पहला दूसरा ये जो आर है वो ऊपर चला जाएगा, आई है जो नीचे हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। आगे क्या करते हैं तो आगे देख लीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, तब तक कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए यहाँ तक देख लिए हैं। साइन एस 2 3 मतलब कि दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, ये दोनों समीकरण बना लिए हैं। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी इसके लिए, ये मैं आपको पढ़ दूंगा, उससे समझ जाइएगा, क्योंकि वीक हो गया थोड़ा मार्कर, ठीक है। इसको स्ट्रांग बनाना पड़ेगा अब, ठीक है। तो समीकरण पहले और दूसरे में, ये पहला है समीकरण, ये दूसरा समीकरण, इन दोनों को जब समीकरण पहले इंटू समीकरण दूसरे गुणा करने से बराबर ये करने पे ये दोनों कट जाएगा, इंटू में है ना, तो आर आर से कट जाएगा, साइन आई आई से कट जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा। जब इसको बराबर करेंगे तो उस माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक बराबर 1/2 माध्यम के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, ये व्युत्क्रम हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए माध्यम एक के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक, पहले माध्यम एक के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। देखिए ये व्युत्क्रम है, इसका इधर से जाएगा तो ये इंटू हो जाएगा, ठीक है। इंटू जब ये इधर से इधर जाएगा तो इंटू हो जाएगा, इसी को व्युत्क्रम कहा जाता है। यदि माध्यम एक वायु है, ठीक है, एयर है, तो माध्यम 2 कांच होगा, ग्लास, कांच को ग्लास कहा जाता है। तो ए माध्यम ए होगा ग्लास, मतलब वायु हो जाएगा, दूसरा ग्लास हो जाएगा, तो ANG हो जाएगा बराबर, और वो उल्टा हो जाएगा, GNA हो जाएगा, इसी को व्युत्क्रम कहा जाता है। यही चीज है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आई होप आप लोग समझ होगा माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम 2 का पढ़ा। ये जैसे कि माध्यम 2 के लिए था। अब दूसरा जो टॉपिक होगा, दूसरा जो टॉपिक इसके बाद होगा वो माध्यम 3 होगा। जैसे कि इसमें 2 माध्यम होगा, एक ये माध्यम है, इसके विरल माध्यम सघन माध्यम होगा, ठीक है। लेकिन जो इसके बाद एक टॉपिक है उसमें 3 हो जाएगा, विरल सघन विरल चाहे सघन, जो भी मान लीजिए, विरल सघन विरल हो जाएगा। जैसे कि नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में शायद इसको डिसाइड किया, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ा जाएगा वो क्या होगा कि अब 5वें लेक्चर में उसमें ये होगा कि जैसे कि इसमें 2 माध्यम थे, उसमें 3 माध्यम हो जाएगा। जैसे कि ये है, ठीक है, ये लाइन है इसका, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं, ये वाली ये लाइन है, 3 लाइन बना लीजिए, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से, एक बार यहाँ से। यहाँ से डाली गई, जब यहाँ से डाली जाएगी ये ऐसे जाएगी, ऐसे डाली गई, फिर ये ऐसे जाएगी,
क्या पता ये यहाँ से ऐसे जाके ऐसे हो जाए। इस तरह 3 माध्यमों में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि 3 माध्यमों में प्रकाश के अपवर्तनांक के लिए सूत्र। ये 2 माध्यमों में अपवर्तनांक के लिए सूत्र था। अगला जो लेक्चर होगा वो 3 माध्यमों में अपवर्तनांक के सूत्र रहेगा। ये हमेशा ये इसका फार्मूला है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। ठीक है, इस तरह निकला है, कैसे निकला है वो भी देख लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट रहेगा 3 माध्यमों के लिए अपवर्तनांक। ठीक है, वो भी वो एक ही आएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।